ठीक है ना। तो पहले तो कल हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कंप्लीट कर लिया था, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक लेते हैं, एक तो दो छोटे टॉपिक पहले की ड्यू है, पहले वो कर लेते हैं या सबसे लास्ट में, आप जैसा कहें। हमने TIR पढ़ा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उससे रिलेटेड एक टॉपिक तो है ऑप्टिकल फाइबर, और आप चाहें तो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड के बारे में बता देंगे। तो एक टॉपिक पढ़ना है हमें ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड। देन एक टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। लेंस से जो मैग्निफिकेशन होता है उसका फॉर्मूला डेराइव करना है, ठीक है। देन उसके बाद फिर प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, ये सब कुछ आपको नोट सेंड किए है ना। तो मे बी मोस्ट ऑफ टॉपिक तो हो गए। एक तो लीनियर मैग्निफिकेशन करना है, और पहले चलिए ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताते हैं आपको। तो TIR क्या होता है, दिमाग में है ना, पूछ नहीं रहा हूं, आपको खुद को थोड़ा सा ब्रेन में रिकैप कर लेना है कि TIR क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है ना, डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और रेयर मीडियम में जाना चाहती है, और आई की वैल्यू कितनी हो, IC से ज्यादा, तब वो लाइट रे वापस डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशंस पढ़ लें तो आपको TIR पता है। नेसेसरी कंडीशन में एक हम कहते हैं ना, I शुड बी ग्रेटर देन IC, और फर्स्ट हम क्या कहते हैं, लाइट रे शुड बी ट्रेवल इन डेंसर मीडियम, ट्रू। तो ये दोनों बातें। IC क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, the angle of incidence in denser medium correspond to which the angle of refraction becomes 90 degree in rare medium, ठीक है। तो IC की वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पर। ओके, अब हम ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करें, ट्यूब्स जैसे होते हैं, बहुत लेंथ होती है, इसका एक छोटा सा पोर्शन, एक टिपिकल पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन हम यहाँ दिखा रहे हैं। और ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है, ये होता है ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर, इसको बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर। इसकी रेडियस बहुत बहुत फाइन होती है, बहुत फाइन होती है। और ये क्या होता है, बहुत फाइन, बहुत अच्छा ग्लास होता है, बहुत कंपोजिट ग्लास फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। आइदर ये क्वार्ट्ज के भी हो सकते हैं, जो सेंट्रल कोर होती है, इसको हम सेंट्रल कोर कहते हैं किसका, ऑप्टिकल फाइबर का। और भी कुछ बनाऊंगा अभी। तो ये ट्रांसपेरेंट सेंट्रल कोर होती है, ट्रांसपेरेंट सेंट्रल कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.7। इंपॉर्टेंट बात, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.7। अच्छी क्वालिटी का ग्लास या फिर क्वार्ट्ज ये लिया जाता है। इस ट्रांसपेरेंट सिलेंडर के चारों तरफ एक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल की पॉलिश की हुई होती है कुछ थिकनेस तक, और वो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं क्लेडिंग। ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम होता है, 1.5 चारों तरफ होता है सिलेंडर के। तो ये जो चारों तरफ सिलेंडर के पॉलिश की हुई, उसको हम बोलते हैं क्लेडिंग, और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। और जो सेंट्रल कोर है, सेंट्रल कोर, इसको हम कहते हैं कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं 1.7। अब अगर किसी लाइट रे को, लाइट के सिग्नल को एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करना है, पहुंचाना है, तो क्या किया जाता है, उसको किसी एक पर्टिकुलर एंगल से कोर में इंसर्ट किया जाता है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कोर भी ट्रांसपेरेंट है, क्लेडिंग भी ट्रांसपेरेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस दिख रहा है, तो कौन डेंसर है, कोर जो है वो डेंसर होता है क्लेडिंग के कंपैरिजन में। तो जब लाइट रे को किसी पर्टिकुलर एंगल पर कोर में इंसिडेंट करवाया जाता है, ऐसे एंगल से, ताकि जब लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट करे तो आई की वैल्यू किससे ज्यादा हो,
आईसी से ज्यादा हो, तो ये क्या है, इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ, है ना, पॉइंट एट इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टाइम टीआईआर, लाइट रे वापस डेंसर मीडियम में चल रही है, यहाँ पर अगेन क्या होगा, टीआईआर, हर बार आई की वैल्यू आईसी से ज्यादा होती है, इस एंगल से इंसिडेंट करवाया जाता है, तो अगेन टीआईआर, अगेन टीआईआर, इस तरह से डेंसर मीडियम में ही लाइट रे चलती रहती है और फाइनली वो दूसरे एंड से बाहर निकल जाती है। और बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो टोटल वर्ड है उसको इसलिए रखा जाता है बिकॉज जब टीआईआर होता है तो लाइट की ऑलमोस्ट सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है, सर आप पॉज हो गए। ठीक है, क्या कुछ कह रहे हैं, पॉज हो, ठीक है। तो जब लाइट की एनर्जी का लॉस नहीं होता है तो लाइट सिग्नल्स काफी डिस्टेंस तक पहुंच जाते हैं और एक सूटेबल स्ट्रेंथ, सूटेबल इंटेंसिटी के साथ लाइट सिग्नल डिजायर्ड प्लेस तक पहुंचाए जा सकते हैं। और आजकल यही हो रहा है ना, आप देखते हैं ना, ये बीएसएनएल ऑफिस के आसपास कभी कभी चलता ही रहता है काम, है ना, डिग करके पाइपलाइन फिट करते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके, तो लाइट की स्पीड के बारे में सबको पता है, बहुत हाई स्पीड है, तो बहुत हाई कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का कौन सा फिनोमिना काम आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डायग्राम की बात करें तो दो ही नाम याद रखने, कोर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 और कोर के चारों तरफ सराउंडिंग में क्या होता है, एक और ट्रांसपेरेंट मीडियम क्लेडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और किसी एक एंड से लाइट को पर्टिकुलर ऐसे एंगल से एंटर कराया जाता है कि हमेशा हमेशा आई की वैल्यू क्या रहती है, आईसी से ज्यादा, और लाइट रे डेंसर मीडियम मतलब कोर में ही ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, इस तरह से। तो एक तो था ये ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड कहते हैं हमारे प्लेनेट पर सबसे डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सबसे डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बहुत ज्यादा होता है, 2.4 समथिंग, जैसे एयर का 1 है ना, वाटर का 1.33, ग्लास का 1.5, 1.6 भी होता है, डायमंड का 2.41 समथिंग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। पहली बात, डायमंड एयर, अगर डायमंड कहां पर रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो डायमंड एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 24 डिग्री, 24.2 डिग्री समथिंग होती है, विच इज वेरी स्मॉल। आईसी की वैल्यू बहुत कम है, आईसी की वैल्यू बहुत कम है। तो अगर डायमंड को इस तरह से शेप दिया जाए, इस तरह से उसकी कटिंग की जाए, ये तो एक सामने से दिख रहा, बहुत सारे फेस होते हैं डायमंड में, बहुत सारे फेस होते हैं डायमंड के सरफेस पर। तो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो हमेशा एंटर कर जाती है, सही बात है ना, क्योंकि रेयर से डेंसर में जाएगी तो कहाँ बैंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, हमेशा एंटर कर जाती है। आई की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो, रेयर से डेंसर में तो हमेशा एंटर कर जाएगी, कर जाएगी। तो एक बात को थोड़ा सा देखें, जिससे यहाँ पर लाइट रे आ रही थी, ठीक है, यहाँ पर लाइट रे अंदर एंटर कर गई। अब यहाँ पर आई की वैल्यू लेट 30 डिग्री है या 35 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टीआईआर हो गया। लाइट रे अंदर आ तो गई बट जा नहीं पा रही है बाहर एकदम। अब यहाँ पर सामने वाले फेस पर वापस देखा, लेट एंगल हो गया 40 डिग्री, अब 24 से तो ज्यादा ही है आई की वैल्यू, तो अगेन क्या हो जाएगा, टीआईआर। ऐसे बहुत टाइम टीआईआर होता है। यहाँ तो मैंने कुछ फेस दिखा है, डायमंड में बहुत सारे फेस इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि वो ग्लिट करता हुआ दिखे, लाइट रेज अंदर चली जाती है और अंदर टीआईआर करती रहती है। और बहुत सारे टीआईआर करने के बाद कभी किसी फेस पर जब आई की वैल्यू आईसी से कम हो जाती है, तब वो लाइट रे डायमंड से बाहर निकलती है। और ऑब्जर्वर की आई पर जब स्ट्राइक करती है, किसी ऑब्जर्वर की आई पर जब वो लाइट रे स्ट्राइक करती है, तो ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि डायमंड क्या है, लाइट का सोर्स है।
उसको लगता है डायमंड में से लाइट आ रही है। अगर ऑर्डिनरी ग्लास हो तो क्या हो, लाइट रे इधर से आई उधर से निकल गई हाथों हाथ, है ना, अंदर स्टोर नहीं होती। बट डायमंड में अगर आप बिल्कुल लाइट वाले रीजन से डार्क रूम में, सडनली डार्क रूम में डायमंड को ले आए, तो आपको डायमंड कुछ टाइम तक ग्लिट करते हुए दिखेगा। जब सारी लाइट एनर्जी निकल जाएगी तो वो भी ऑर्डिनरी ग्लास जैसा लगता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी हाई, आईसी की वैल्यू एयर डायमंड इंटरफेस के लिए सबसे कम है। इसलिए डायमंड के जब बहुत सारे फेसेस होते हैं, इस तरह से कटिंग करते हैं, तो लाइट रे का बहुत ऑफन टाइम, बहुत टाइम टीआईआर होता रहता है और हमें डायमंड ग्लिट करता हुआ, ब्रिलियंसी दिखाता हुआ हमें दिखाई देता है। ओके, इसके बाद ये दो छोटे टॉपिक थे जो हमने बीच में छोड़ दिए थे, टीआईआर के साथ ही इनको करना था, बट कोई बात नहीं। अब एक डेरिवेशन वाला टॉपिक पहले कर लेते हैं। आपको याद होगा स्फेरिकल मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन हमने किया था, क्या था, -v/u था क्या, आई थिंक सही कह रहे हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर के लिए m इक्वल टू क्या था, -v/u इन टर्म्स ऑफ v एंड u, यही ध्यान रखना है स्फेरिकल मिरर के लिए। और डेफिनेशन से हम क्या कहते हैं, h'/h। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस डेफिनेशन को यूज लेकर रे डायग्राम बनाकर हम यहाँ तक पहुंचे थे, याद आया कुछ। देन इन टर्म्स ऑफ u एंड f किया था, देन इन टर्म्स ऑफ v एंड f m फाइंड किया था। आज हम लेंस के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है, ठीक है। तो फटाफट रे डायग्राम, बहुत ही इजी रे डायग्राम बनाएं, बहुत सारे होते हैं, एक इजी रे डायग्राम हम बना लेते हैं। लेट यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज के फॉर्मेशन के लिए जो रेज यूज ली जाती है उनमें से एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू एफ, ठीक है। और जो रे सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है, और दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां बनती है ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक बात। ये ऑब्जेक्ट है, वो इमेज है। यहाँ पर मैं ए बी लिख देता हूँ और इसकी हाइट को लिख देते हैं हम h। यहाँ पर a', b', और यहाँ पर हम कह देते हैं इसकी हाइट h', ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पर भी है, 90 डिग्री यहाँ पर भी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ओ, रे डायग्राम कंप्लीट। एरोज हम दिखा दें तो ज्यादा बेटर रहता है। ओके, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, स्फेरिकल मिरर हो या लेंस हो, ठीक है। अब हमें uv की टर्म में m पता करना है, तो क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स को यूज लेते हैं। और कैसे राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हैं, जो सिमिलर हो। तो यहाँ पर वही ए बी ओ, a', b' वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो इन डायग्राम, इन फिगर a', b', o इज सिमिलर टू ABO, वही एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप देख पाएंगे a', b' अपॉन AB इक्वल टू b', o अपॉन BO, ट्रू। a', b' क्या है, वो है h'। इसमें एक ध्यान रखनी है बात, साइन कन्वेंशन रूल यहाँ मैं दिखा देता हूँ। B से यहाँ तक का डिस्टेंस नेगेटिव और B' से O तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्लस B, सब कुछ विद साइन। ये h होगा प्लस, वो h' होगा नेगेटिव, ट्रू। ओके, तो h' को नेगेटिव विद साइन, AB क्या है, प्लस h, ठीक है, इक्वल टू B', O तो है प्लस V और BO क्या है, माइनस U, ठीक है। तो h' अपॉन h क्या मिल रहा है, h' अपॉन h क्या मिल रहा है, V ओवर U, इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को देखें तो हमें फटाफट रिजल्ट मिल रहा है, m इक्वल टू v बाय u, m इक्वल टू v बाय u। तो स्फेरिकल मिरर के केस में आता है माइनस v बाय u, लेंस के केस में आता है प्लस v बाय u, फॉर्मूला प्लस v बाय u। इन टर्म्स ऑफ u एंड v पता कर सकते हैं कैसे, लेंस फॉर्मूला यूज लेकर। याद है स्फेरिकल मिरर में मिरर इक्वेशन यूज लेकर किया था। तो अगर आपको स्मॉल m का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ
u एंड f पता करना हो, तो एक बता देता हूँ, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सही बात। लेंस इक्वेशन, लेंस फॉर्मूला, अगर इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ u से प्रोडक्ट कर दें, दोनों तरफ u से प्रोडक्ट कर दें, तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक बात। u बाय v इक्वल टू क्या आएगा, u अपॉन f प्लस 1 u अपॉन v। ठीक बात। एलसीएम लेंगे तो अपॉन f, ये भी सही है। रेसिप्रोकल करेंगे तो v बाय u इक्वल टू f अपॉन u प्लस f, और ये v बाय u क्या होता है, m होता है। तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा m इक्वल टू f अपॉन u प्लस f। तो मेन क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला, और क्या ध्यान रखना है, लेंस इक्वेशन, इन दोनों को यूज लेकर आप यहाँ तक भी पहुंच सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ v एंड f नहीं बता रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। वही लेंस इक्वेशन लिखेंगे, किससे प्रोडक्ट कर देंगे दोनों तरफ, v से, और फाइनली कौन सा रेशो लाना है, v बाई यू, और वो v बाई यू आपके लिए क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तब थोड़ा आइडिया लगेगा। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ पर दो रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, m इन टर्म्स ऑफ v एंड u, और एक दिख रहा है m इन टर्म्स ऑफ u एंड f। एक और भी होता है m इन टर्म्स ऑफ v एंड f। आप देखना कैसे आता है ना, बड़ा आराम से लेंस इक्वेशन से। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, लिखिए, an object is placed in front of a convex lens, at 25 centimeter distance, देखिए, if the real image is 3/2 times larger, 3/2 times larger than the height of object. If the real image is 3/2 times larger than the height of object, then find focal length of the convex lens. Then find focal length of the convex lens. (17 plus 75 centimeter. आज 16 हो गई ना। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, वो आपको सोचना है। 25 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो सोच लेना। एक रियल इमेजेस कैसी होती है, इरेक्ट और इन्वर्टेड। हाँ भाई, पीछे से काफी इन्वर्टेड होती है। तो वो जो m की वैल्यू है ना 3/2, ये आपकी नेगेटिव होगी। अगर रियल इमेज है, ठीक है, वो बड़ी है साइज में बट इन्वर्टेड होगी ना, तो m की वैल्यू हमें दो बात बताती है। m की वैल्यू हमें दो बात बता दी, अगर m 1 से बड़ा है इसका मतलब इमेज का साइज बड़ा है, अगर m नेगेटिव है इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है, और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो m नेगेटिव होगा, वाइस वर्सा। तो इमेज रियल है, रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती है, और इन्वर्टेड है तो m क्या होगा, नेगेटिव। तो u नेगेटिव होगा, m नेगेटिव होगा, f पॉजिटिव होगा, अपने आप होगा 50।
भाई देखते हैं 15 75 भी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं ना, और देखिए और कीजिए क्या क्या आपके आंसर आते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के रिजल्ट्स पता रहेंगे तब आप एग्जाम में कर पाएंगे। हम डेरिवेशन इसलिए करते हैं अगर पूछ ले तो। दूसरा, एग्जाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं फॉर्मूला क्या होगा, तो जिसको डेरिवेशन आता है वो फटाफट वेरिफिकेशन कर सकता है कि हाँ करेक्ट फॉर्मूला क्या है, और फटाफट दिमाग में कर सकते हैं काफी कुछ। तो हम कुछ स्टेप्स, तो ज्यादा इजी तरीका क्या होता है मैं बताऊं। ये फॉर्मूलाज जो होते हैं ना, ये पता नहीं आपको याद रहे नहीं रहे, बट ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से काफी बच्चे याद रख पाएंगे। m इक्वल टू वी बाई यू। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा पहले v पता कर लो, पॉजिटिव आएगा v। m की वैल्यू कितनी है, रियल इमेज लिखा है इसलिए रियल इमेज इन्वर्ट होती है, इन्वर्टेड है तो माइनस आएगा। v की वैल्यू पता कर लेते हैं, u कितना है 25। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, नेगेटिव है ना, नेगेटिव। तो v कितना आया पहले बताइए, 32.5 देखो, देख लो एक बार, प्लस आना चाहिए ना, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 37.5 सेंटीमीटर पहला स्टेप। तो मैं एडवाइस दूंगा आपको इस तरह से कर लें। दो ही फॉर्मूलाज ध्यान रखना है, एक तो ये वाला और एक लेंस इक्वेशन जो आप 10th क्लास से जानते हैं। अब लेंस इक्वेशन से f पता लगा लो, हो गया ना। वी नो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको ये फॉर्मूला f देकर जाएगा, अब वो क्या होगा वो देखो आप। ये देखिए v हमने पता कर लिया, u -25 है ही, वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/37.5 प्लस 1/25, 2/75 है ना। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। 37.5 को आप 75/2 लिख सकते हैं, वो बाय 2 पर आ गया, एलसीएम आ गया 75। थोड़ी सी लाइफ आसान हो गई, अब एलसीएम जल्दी आ जाएगा 75। 2 + 3 तो जो 15 बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, 75 तो नहीं होगा, 15 होगा। 2 + 3 5, तो 1/f की वैल्यू आ गई 1/15, तो f इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर, है ना। किसी को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो तो डायग्राम बनाकर भी देख सकते हैं आप। एक 15 सेंटीमीटर का लेंस, फोकल लेंथ का लेंस बनाए और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें 25 पर, आपको इमेज कहाँ मिलेगी यहाँ पर, और उसका साइज क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, f और 2f के बीच में है। f कहाँ है 15 पर, तो 2f कहाँ होगा 30 पर। तो f और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है 25 पर है ना, तो 15 और 30 के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनेगी बियॉन्ड 2f, और कैसी होगी, बड़ी होगी साइज में। तो 37.5 बियॉन्ड 2f ही तो है, प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन हो गया ना इस तरह से। तो ये हाँ वर्चुअल इमेज बनती तो m पॉजिटिव लेते और आपको शायद v नेगेटिव मिलता। वर्चुअल इमेजेस इसी साइड में बनती है ना, जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में वर्चुअल इमेजेस बना करती है। जब आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे ना उस टाइम वर्चुअल इमेजेस की बात होगी, और वो इनलार्ज बड़ी भी होती है। ओके, तो आई थिंक आप थोड़ा सा रेस्पेक्ट देंगे इस टॉपिक को, लेंस जो मैग्निफिकेशन करते हैं उसको। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बिकॉज हमने कल कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा था, क्योंकि प्रिज्म एक बड़ा टॉपिक है। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस की बात और कर लेता हूँ। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मे बी डेटा आप देख लेना। देयर आर 3 lenses, 2 convex 1 concave। तो देखते हैं क्या है। अ कॉन्वेक्स लेंस है किसी के पास टेक्स्ट बुक या जो क्वेश्चन मैंने नोट्स मैंने सेंड किए उसमें भी वो मिल जाएगा। हाँ वही दिखा दो आप, तो नोट्स जो आपके पास है ना, रजिस्टर नहीं लाया आज, दे फिर दीजिए। अच्छा कंप्लीट
नहीं है। हो गया ना काम, हो गया काम। लेंस एक कॉन्वेक्स है, देन कॉनकेव है, देन अगेन कॉन्वेक्स है। तो एक 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहां ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर। आपको सोचना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उन्होंने तो डेटा दिया है। देन इससे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, प्लेनो कॉनकेव होता है। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच का सेपरेशन कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे एक और कॉन्वेक्स लेंस है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। इनकी फोकल लेंथ सब कुछ गिवन है आपको। यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, 10 सेंटीमीटर सेपरेशन है इन दोनों लेंस के बीच का। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब पूछा क्या है, f1 f2 f3 और लिख देते हैं। 10 minus 10 30, f1 10 सेंटीमीटर, f2 minus 10 सेंटीमीटर, f3 30 सेंटीमीटर। डायग्राम बना लो, फिर बात करते हैं करना क्या है। क्वेश्चन डायग्राम गिवन है आपको, टेक्स्ट बुक अगर देखी हो तो आपको ये डायग्राम मिलेगा। कब किया था हमने ये, जुलाई में, है ना? आप लोगों ने जुलाई में किया था ये। बना लिया। अब करना क्या है, ये जो थर्ड लेंस है ना, L1 L2 L3 लिख देता हूं। ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है और ये थर्ड लेंस है। तो जो थर्ड लेंस है L3, इस लेंस से फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है ना। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखना है, स्टेप्स का ध्यान रखना है, पहले क्या बाद में क्या, देन थर्ड टाइम क्या। तो लिखिए फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम L3 लेंस। Find the position of final image from L3 lens. From L3 lens. ये लेंस ही है ना, देखो अच्छा नहीं लग रहा है, ग्लास स्लैब लग रही है ना। हाँ भाई, तो जो घर से हैं वो भी दिमाग दौड़ाएं और बताएं आंसर। मैं आपको तरीका थोड़ा बता दूं। फर्स्ट लेंस जो भी इमेज बनाएगा वो इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, सेकंड लेंस जो इमेज बनाएगा वो थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये होता है ऑप्टिक्स में, है ना। प्रीवियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की इमेज नेक्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो L1 लेंस पर फोकस करें। आपको L1 लेंस के लिए U पता है, F पता है, V पता लगाओ। U पता है, F पता है, V पता लगाओ और उस V में से 5 माइनस कर देना। जो भी V आएगा उसमें से 5 माइनस करोगे तो आपको सेकंड लेंस का U पता लग जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर कौन साइड थोड़ी कर रहे हैं, देखो ना सेपरेशन अच्छा खासा। फाइनल आंसर नो नो नो। चलिए 15 भी नहीं है, क्योंकि इनके ऑप्टिकल सेंटर्स के बीच का सेपरेशन है, ऑब्जेक्ट हो जाएगी बिल्कुल। इमेज ना कि इमेज डिस्टेंस। थोड़ा एक बार और क्लियर कर लेना ना, अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी इसको कहेंगे। फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगी, लेकिन फर्स्ट लेंस की इमेज डिस्टेंस सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं होगी, है ना। डिस्टेंसेस अलग होती है। तो आप फर्स्ट लेंस की इमेज कहां बनेगी वो देख लो,
सेकंड लेंस के लिए वो इमेज ऑब्जेक्ट होगी, तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही तो डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो सेकंड लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से उस इमेज की डिस्टेंस, किस इमेज की डिस्टेंस जो किसने बनाई, तो देखते हैं f10 है, बताइए v कितना आया, पॉजिटिव आना चाहिए 15/2 7.5 फाइनल आंसर नहीं 10 होगा क्या, 10 नहीं होगा शायद, आई थिंक 30 होगा, नहीं देखते हैं, एक मिनट पहले मुझे पहला तो v बताओ, v1 मैं फॉर्मूला लिखता हूँ 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/, है ना, 1/10 कॉन्वेक्स लेंस है, आपको बुक में तो ये -10 भी लिखा हुआ नहीं है, आपको सोचना है ना, ओके, v की वैल्यू पता करनी है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये जो 30 है ना इसको कैसा लेना है, नेगेटिव, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट अगर पीछे है तो समझ गए ना, कुछ बच्चे तो यहीं पर ढेर हो गए होंगे शायद, खैर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी, रियल ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ करती है। हाँ भाई अब बताइए, हाँ कोई डेसिमल नहीं आ रहा है, अब मुझे अच्छा लग रहा है 15 बोल रहे हैं, तो v1 इक्वल टू 15, यार ऐसे क्यों कर रहे हो आप, मजाक कर रहे हो आप, ठीक है ना, चलिए मैं कर दी देता हूँ ना, 7th क्लास में करते होंगे ऐसे काम या 8th में, जो भी है हम करते हैं इसको सॉल्व, एलसीएम कितना आएगा बताओ भाई, जिनके गड़बड़ आ रही है वही बताओ, एलसीएम, हाँ भाई 3 - 1 कितना होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 2 और 30 कैंसिल होते हैं क्या, होते हैं, तो बिल्कुल सही है, लास्ट में रेसिप्रोकल करना नहीं भूलें, 1/v की वैल्यू आ गई, अब v आ गया v1, अब ये v1 जो है ना, इस v1 को u पुट मत कर देना, मैं कह रहा हूं प्रीवियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की इमेज नेक्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है, इमेज ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रोल प्ले नहीं करती है, तो अब सेपरेशन कितना है 5 है, तो आप 15 को देखें ना, कहां बन रही होगी इमेज, यहां कहीं बन रही होगी, देखो इस लेंस से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहां इमेज बन रही होगी जो फर्स्ट लेंस बना रहा है, तो इस लेंस से इसका डिस्टेंस कितना है 10, इसका मतलब सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +10 होगी, +10, सेकंड लेंस के लिए 30 सेंटीमीटर, जब u इनफाइनाइट होता है तो v f के इक्वल होता है 30 पॉजिटिव 30 आएगा वो, अभी तो स्टेप बाकी, अभी तो पहला स्टेप हुआ है, पहले स्टेप में बड़ी उठापटक हो गई थी, तो v1 कितना आया पॉजिटिव 15, नहीं है ना, अब लिखिए आप, नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर L2 लेंस लिख लो एक बार, नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फटाफट, नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फॉर L2 लेंस लिखिए U2 इक्वल टू v1 - 5, U2 इक्वल टू v1 - 5, सेपरेशन 5 है इसलिए, तो यहां पर इमेज बन रही थी, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा U2, तो U2 क्या होगा v1 - 5 आ गया U2 10, अब सेकंड लेंस के लिए v2 पता करो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट -10 इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट आ तो गया ना, या इसमें भी भाई देख ही लो, कुछ बच्चे शर्माते हैं बोलते नहीं है, तो कितना -10 इक्वल टू 1/v2 प्लस 1/, यहां माइनस ही आएगा ना, तो ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1/v2 इक्वल टू 0, मतलब कुछ बच्चे शर्मा सकते थे, शर्मा रहे होंगे, 1/v2 कितना आ रहा है 0, तो v2 कितना आएगा, अब u3 इक्वल टू क्या होगा
v2 माइनस 10। नेक्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? प्रीवियस की इमेज। तो प्रीवियस की इमेज में से सेपरेशन हटाओ, इनफाइनाइट माइनस 10, अगेन क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो अब f3 आपको पता है, u3 आपके सामने है, इनफाइनाइट। v3 कितना होगा? पॉजिटिव 30। देख लो इस लेंस के लिए, L3 लेंस के लिए 1/f3 इक्वल टू 1/v3 माइनस 1/u3। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और सॉल्व एग्जांपल में मिलेगा शायद, देखना उसको भी। तो 1/f3 मतलब प्लस 10, v3 मतलब इंफिनिटी है ना, u3 इंफिनिटी है, 30 है, ठीक है। तो 1/v3 इक्वल टू 1/30, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? सेपरेशन वाली बात भी क्लियर है। ओके, टाइम। हाँ भाई, ये माइनस क्यों करते हैं? ये बड़ी बुरी बात लग रही है। तो मैं 3 बार बोल चुका हूं, चौथी बार और बोल रहा हूं। प्रीवियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की इमेज नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करती है। और डिस्टेंस मेजर कहां से करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए u को कहां से मेजर करोगे? इसके ऑप्टिकल सेंटर से ही तो करोगे। तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? u2। अब v1 माइनस 5 क्या आएगा? u2। तो किया ना मैंने, जब नेक्स्ट के लिए किया तो वो इंफिनिटी का केस आ गया था, नहीं तो नंबर आता इंफिनिटी माइनस 10, वो तो इंफिनिटी हो गया, नहीं तो नंबर आता। ओके, टाइम 10 मिनट्स है ना। तो मैं आपको प्रिज्म की थोड़ी कहानी बता देता हूँ। एक बड़ा सा डेरिवेशन है, वो हम कल करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में आपने मे बी 10th में पढ़ा होगा कि प्रिज्म से व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। सही बात? क्या बोलते हो? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बट हम जो टॉपिक करेंगे उसमें हम ऐसा मानेंगे कि एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है, मतलब सिंगल कलर वाली लाइट है, तो उसका क्या होगा, वो किस तरह से डेविएट होती है। तो एक दो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, कल हम क्या करेंगे ये भी बता दूंगा और करेंगे कल, बड़ा सा डेरिवेशन है। तो मुझे कोई पहले ये बताए प्रिज्म क्या होता है? व्हाट इज प्रिज्म? आप मतलब जानते हैं क्या टेक्निकली, फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रिज्म क्या होता है? मैं आपके लिए 3D डायग्राम बनाता हूं जब तक उसका। बहुत बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रिज्म से रिलेटेड, और इसी में TIR वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो A डैश B डैश C डैश दिख रहा है, ये प्रिज्म का वो फेज है जो स्क्वायर B डैश A डैश A C C डैश, और एक सामने जो दिख रहा है कौन सा? B C C डैश B डैश। कुछ 3D में दिखाई दिया? आई थिंक इमेजिन कर पाए होंगे। तो प्रिज्म में जिस फेस पर लाइट रे इंसिडेंट करती है, रिफ्रैक्ट होती है और निकल जाती है किसी दूसरे फेस से, तो जिन दो सरफेसेस से प्रिज्म के जिन दो फेस से रिफ्रैक्शन होता है, उन दोनों फेस के बीच का एंगल होता है प्रिज्म एंगल। डेफिनेशन बता रहा हूं, है ना। अगर कोई सिंगल लाइट रे है तो प्रिज्म के 5 फेसेस में से 2 फेसेस से रिफ्रैक्ट होगी, एक बार एयर टू ग्लास, देन ग्लास टू एयर, और जिन दो फेसेस से रिफ्रैक्शन होता है उनके बीच का एंगल होता है प्रिज्म एंगल, ठीक है। और वो दोनों फेसेस जिस एज पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो होती है प्रिज्म की वन एंड ओनली एज, ठीक है। एक और बात करें हम डेविएशन एंगल की, तो उसके लिए मैं एक डायग्राम और बना देता हूं प्रिज्म का। ये तो 3D डायग्राम है। जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे कल, प्रिज्म फॉर्मूला डेराइव करेंगे। प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है?
प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, प्रिज्म एंगल ए, प्रिज्म लाइट रे को डेविएट करता है, प्रिज्म किसी लाइट रे का पाथ डेविएट कर देता है। कैसे, वो देखिए, अगर ये एक प्रिज्म है, अपर फेस हम इसका देख रहे हैं, इंसिडेंट लाइट रे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूं तो एयर टू ग्लास जाएगी तो लाइट रे डेंसर मीडियम में टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, सब जानते हैं। और जब यहाँ पर अगेन रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होकर रिफ्रैक्ट हो जाएगी, चली जाएगी, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर प्रिज्म यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता, प्रिज्म एबीसी को यहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें, तो लाइट रे कहाँ जाती, वो अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू आगे जाती। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बट प्रिज्म एबीसी यहाँ है और प्रिज्म ने लाइट रे को किस डायरेक्शन में सेंड कर दिया, आपके सामने है। तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलते हैं डेविएशन एंगल, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म एबीसी। तो डेविएशन एंगल, प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंगल, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में एक रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला। डेविएशन एंगल की भी और आगे बात करेंगे हम कि किसी प्रिज्म के लिए एक सर्टेन मिनिमम डेविएशन एंगल होता है। डेविएशन एंगल किस पर डिपेंड करता है, आई पर डिपेंड करता है। अगर आई की वैल्यू इनिशियली आप कम लेते हैं तो डेविएशन एंगल ज्यादा मिलता है। यहाँ पर मैं आई और यहाँ पर मैं डेविएशन एंगल दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात है ये, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको पता लगेगा। अगर आई की वैल्यू स्मॉल है तो डेल्टा ज्यादा होता है, आई की वैल्यू आप धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो डेल्टा कम होता जाता है। इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्ड आई थोड़ा ज्यादा है बट डेल्टा थोड़ा कम है। आगे देखें तो आई की वैल्यू और ज्यादा करने पर डेल्टा और कम हो जाता है। बट एक पर्टिकुलर आई के बाद आई की वैल्यू और इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा बढ़ने लग जाता है। कुल मिलाकर आई और डेल्टा में ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। और इस ग्राफ के लोएस्ट पॉइंट से आपको क्या मिलता है, डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन एंगल प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। तो एन मिनिमम डेविएशन एंगल, प्रिज्म एंगल, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। ये तो एक रिजल्ट में डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका डेरिवेशन हम कल करेंगे, इसका डेरिवेशन हम कल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाने में पीछे मत रह जाना, है ना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।